अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक एनीमिया का, जो कि है हेमोलिटिक एनीमिया। अब अगर पहले बात करते हैं कि लिवर चल रहा था, लिवर को मैंने थोड़े टाइम के लिए इंटरप्ट किया है क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है थोड़ा, और इसमें स्पेशली वाइट सेल डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत टफ भी लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी से बस वो ज़रा कवर करा लूँ, फिर मैं लिवर लाजमी कंटिन्यू करूँगी और उसमें 2-4 टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो रह गए, लेकिन इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू। लेकिन मैं ज़रा ब्लड कंप्लीट करा लूँ। दूसरी बात ये कि ब्लड भी एनीमियाज, क्योंकि हम इसमें पहले रेड ब्लड सेल पढ़ेंगे और रेड ब्लड सेल में एनीमियाज है, तो एनीमिया में पहले अपलोड कर चुकी हूँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और उसकी जितनी टाइप्स हैं। 6 लेक्चर्स एनीमिया के पहले के अपलोडेड है, मैंने किए थे मार्च में इन 2020 यानी इसी साल, और अब बाकी को कंटिन्यू करूंगी। तो वो 6 लेक्चर्स का लिंक मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ ताकि जिसने देखने हो, आपको नहीं याद तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी पहले किए थे, मार्च में किए थे, अब सितंबर आ गए, तो डेफिनेटली देयर इज अ गैप। तो अब हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। इसकी वजह से मैं अब एनीमिया का जनरल इंट्रोडक्शन दोबारा से नहीं दूंगी क्योंकि पहले मैं वीडियो में दे चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट हेमोलिटिक एनीमिया को स्टार्ट करूंगी, इसके बाद वाइट सेल डिसऑर्डर्स कर लेंगे इंशाल्लाह। हेमोलिटिक एनीमिया आपको पता है हेमोलिसिस की वजह से, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल की वजह से जो होता है आपका सिवियर हेमोलिसिस की वजह से एनीमिया हो जाता है, उसको हम हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। जनरली आप सबको पता है कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ टाइम है वो 4 मंथ्स या 120 डेज है, ठीक है। 120 डेज 4 महीनों में पूरे होते हैं, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन है। 120 डेज बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन अगर वो इससे जल्दी डिग्रेड होने लग जाए, बहुत तेजी से डिग्रेड होने लग जाए, जो न्यूली फॉर्म्ड है वो भी डिग्रेड होने लग जाए, तो फिर हमारे पास क्या होगा। अब आप जब रेड ब्लड सेल्स, आपको पता है कि जनरली जो प्रोड्यूस होते हैं वो बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में आपके जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह, वो आपका बोन मैरो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब आपका कभी जैसे अब रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली बोन मैरो को रिस्पॉन्स जाएगा कि आरबीसीज ब्लड में कम हो रहे हैं, बोन मैरो तेजी से नए आरबीसीज बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको पता है कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन की मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, और फिर हमारे पास एक स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट्स की। रेटिकुलोसाइट स्टेज में रेड ब्लड सेल जो है वो ब्लड में रिलीज हो जाता है। इससे पहले वो बोन मैरो में ही होता है, इससे पहले जितनी स्टेजेस होती हैं बोन मैरो में ही होती हैं। जब वो रेटिकुलोसाइट स्टेज पे पहुंचता है ना, तो ब्लड में रिलीज हो जाता है और ब्लड में आके ये रेटिकुलोसाइट कन्वर्ट होता है इनटू मैच्योर रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब जब हमारे पास आरबीसीज का हेमोलिसिस हो रहा है तो बोन मैरो को रिस्पॉन्स जाता है, वो जल्दी जल्दी नए नए रेड ब्लड सेल बनाने लग जाती है और जल्दी जल्दी रेटिकुलोसाइट्स को ब्लड में रिलीज करने लग जाती है कि वो मैच्योर आरबीसीज बनना शुरू कर दें। तो पहली बात तो ये होती है कि हमारे पास उसकी वजह से इस रेटिकुलोसाइट का नंबर ब्लड में बहुत इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो बहुत तेजी से रेटिकुलोसाइट्स रिलीज कर रही है, तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइटोसिस। दूसरी चीज, डेफिनेटली बोन मैरो जो बनाने वाली जगह है उसको भी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, उधर भी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। आपकी बोन मैरो का मैस इंक्रीज हो रहा होता है बिकॉज उस पर प्रेशर ज्यादा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हुई हुई है कि वो जल्दी से नए रेड ब्लड सेल्स बनाए और बहुत ज्यादा बनाए, क्योंकि बाहर हेमोलिसिस से आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो आपका जो आरबीसीज बनाने वाली जगह का जब हाइपरप्लेजिया होता है तो उसे हम कहते हैं एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। पहली चीज रेटिकुलोसाइटोसिस, दूसरी एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया। तीसरी चीज जो यहाँ पर आती है वो ये कि जब बहुत सिवियर हेमोलिसिस होता है, बहुत ज्यादा रेड ब्लड सेल की जरूरत पड़ती है, इतनी ज्यादा कि बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होने के बाद, यानी हाइपरप्लेजिया का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स बोन मैरो में हो जाए, उसके बावजूद भी वो ना बना सके, तो फिर हमारे पास बोन मैरो के अलावा जो साइट्स है वहां पर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिनमें लिवर है, स्प्लीन है और किडनीज है। ये ऑर्गन्स कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं, ये बेचारे अच्छे से ऑर्गन्स होते हैं, कहते हैं हम बना देते हैं, तो ये आरबीसीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस भी मिलता है। तो दीज 3 आर द हॉलमार्क्स ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। जब आपको रेटिकुलोसाइट का काउंट इंक्रीज मिले, आरबीसीज डिस्ट्रक्शन नजर आए, उसके साथ आपको एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया यानी बोन मैरो हाइपरप्लेजिया, और बोन मैरो के अलावा एक्स्ट्रा मेडुलरी, मेडुलरी का मतलब होता है मेडुला, बेसिकली बोन मैरो का सेंट्रल पोर्शन है ना जहाँ पर आरबीसीज बन रहे होते हैं, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी, उससे बाहर हेमेटोपोइसिस शुरू हो जाए, आरबीसीज बनना शुरू हो जाए, तो दिस मीन्स के हेमोलिटिक एनीमिया की कंडीशन चल रही है, ठीक है। ये हॉलमार्क्स हैं उसके। इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो ये कि हमने क्लासिफिकेशन किस तरह की हुई है हेमोलिटिक एनीमिया की, क्योंकि ये बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है। तो एक तो ये है कि हम आरबीसीज के हिसाब से कर ले कि जो रेड ब्लड सेल की अपनी प्रॉब्लम की वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, कि रेड ब्लड सेल की सेल्फ इशू होगा, कोई ना कोई उसके अंदर कोई इशू होगा, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक, और दूसरे को हम कहते हैं जो रेड ब्लड सेल के अलावा उसके बाहर कोई इशू होगा, यानी कि सपोज वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है, मतलब एक पूरी बॉडी में और कहीं भी प्रॉब्लम है लेकिन रेड ब्लड सेल वैसे बिल्कुल ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ एनीमिया। इंट्रिंसिक को इंट्राकॉर्पस्कुलर और एक्सट्रिंसिक को एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक में जैसे आपसे आ सकते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाए रेड ब्लड सेल में, या रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन डैमेज
डैमेज हो जाएगा, लाइक कोई भी ऐसा मसला जिसमें उसका पर्सनल इशू हो। और एक्सट्रिंसिक में कोई वेसल का इशू है, वेसल्स में जिसमें वो ट्रेवल करें वहाँ प्रॉब्लम है तो एक्सट्रिंसिक आएगा। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है उनने इसको क्लासीफाई किया हुआ डिपेंडिंग अपॉन के आइदर वेसल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है या वेसल्स से बाहर हो रही है। ज़ाहिर ब्लड है जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं जो वेसल्स में ट्रेवल करता है, तो एक तो ये तरीका होता है कि इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, वेसल्स के अंदर ही मसला आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके इंट्रावेस्कुलर डिस्ट्रक्शन जो है वो आरबीसीज के अपने मसले की वजह से भी हो सकती है, वेसल्स के इशू की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो वो इन एनी केस, और दूसरा इसके अलावा आपका क्या हो सकता है कि सपोज कोई ऐसा वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्टिवेट हुआ है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया, वो भी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है। कोई थ्रोम्बोसिस और एम्बुलस का प्रोसेस शुरू हो गया, ब्लड थिक हो गया, ये सारे मसले ऐसे हैं जो वेसल्स के अंदर आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि वेसल्स से बाहर, अब आरबीसी वेसल से बाहर किस टाइम जाता है, जब ये स्प्लीन में जाएगा। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन में वो स्प्लीन से भी उनका गुजर होता है, और जब स्प्लीन में रेड पल्प जो हमारी होती है, जो मेनली बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, तो स्प्लीन में छोटे छोटे से कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से ब्लड आरबीसीज ने पास करना होता है। बहुत थिन कॉर्ड्स होते हैं स्प्लीन के अंदर। आरबीसीज आपको पता है कि बाइकन्वेक्स शेप के, सॉरी बाइकनकेव शेप के हैं, सॉरी बाइकनकेव। बाइकनकेव का मतलब है कि दरमियान से फ्लैट है और साइड्स थोड़ी सी उभरी हुई हैं। इस तरह से अगर उनको सामने से देखें तो गोरी नजर आएंगे, लेकिन साइड से देखें तो आपको ऐसे नजर आते हैं, दरमियान से अंदर की तरफ गए हुए हैं और साइड्स थोड़ी उभरी हुई हैं उनकी, ठीक है। बाइकनकेव है, इस तरफ से भी कनकेविटी है उनके अंदर और नीचे की तरफ से भी कनकेविटी है, और इनकी मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल भी होती है। तो स्प्लीन की जो बहुत थिन कॉर्ड्स होती हैं उनमें से पास करने के लिए इनका बाइकनकेव होना और इनका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये उसमें से गुजरते हैं तो आराम से इनको, क्योंकि फोल्ड होना पड़ता है ना, तो ये आराम से गुजर जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मसला हो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है वो या तो उसमें फोल्ड होने की एबिलिटी उतनी ना रहे, फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे, या फिर वो अपना नॉर्मल जो आर्किटेक्चर है बाइकनकेव आर्किटेक्चर वो ना हो इसका, सपोज ये बिल्कुल स्फेरिकल हो जाए और जब हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखा तो जिस तरह एक स्फेरिकल चीज नजर आती है ऐसे नजर आ जाए, तो जरा ये फोल्ड नहीं हो पाएगी। जब फोल्ड नहीं हो पाती तो आरबीसीज जब स्प्लीन में से पास करते हैं तो स्प्लीन के थिन कॉर्ड्स के अंदर ये स्टक हो जाते हैं, ये उधर रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, ये आगे पास ही नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें जगह तंग लगती है। जब ये तंग जगह पर इधर फंस जाएंगे ना, तो स्प्लीन की कॉर्ड्स में यहाँ पर सारे मार्जिन पे पड़े हुए होते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। वो मैक्रोफेजेस देखते हैं कि यार कोई चीज़ फंसी हुई है, वो तो इंतजार में होते हैं कि हमारे पास खाना आए, फटाफट इसको पकड़ते हैं और इसकी डिजेनरेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह रेड ब्लड सेल हेमोलिसिस शुरू हो जाता है अगर आपके पास आरबीसीज जो स्प्लीन में फंसने लग जाए, जो कि मोस्ट कॉमनली फंसते हैं बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर जिसमें उनकी मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबिलिटी को हार्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि आइदर जो हेमोलिसिस चल रहा है वो इंट्रावेस्कुलर या एक्स्ट्रावेस्कुलर, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं। अब पहले बात कर लेते हैं, ये एक्स्ट्रावेस्कुलर कोई किया हुआ है तो इसी को कर लेते हैं। पहली बात तो स्प्लीन में सारे आरबीसीज जा के मैक्रोफेजेस के अंदर उनके साथ रिएक्ट करेंगे और मैक्रोफेजेस उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा, स्प्लीनों में गैली होगी, ठीक है, अगर एक्स्ट्रावेस्कुलर कॉज है। दूसरी बात, क्योंकि बहुत सारे रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और रेड ब्लड सेल्स में से जो हमारा निकल रहा है पिगमेंट जिसको हम कहते हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, अब वो जब अगर हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन होगी इनसाइड द ब्लड वेसल्स तो जाहिर सी बात है वो हीम और ग्लोबिन में ही कन्वर्ट होगा ना, या फिर हीमोग्लोबिन की फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब वो स्प्लीन के अंदर आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती है और हीमोग्लोबिन निकलता है तो मैक्रोफेजेस ना सिर्फ ये करते हैं कि हीमोग्लोबिन को मतलब सेपरेट कर देते हैं आरबीसीज से, बल्कि हीमोग्लोबिन को हीम और ग्लोबिन में डिफ्रेंशिएट यानी कन्वर्ट भी कर देते हैं। और उसके बाद उनमें से जो हीम है उसको आपको पता है कि मल्टीपल स्टेप्स के बाद हीम इज कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन, तो वो भी काम कर देते हैं। मतलब सिर्फ ज़ाहिर स्प्लीन ये काम नहीं कर सकती, स्प्लीन में तो हाली हीम बनता है और उसके बाद हो जाता है लिवर में बिलिरुबिन बनता है। तो मतलब ये है कि वो हीम को इतना डिफ्रेंशिएट, ज़ाहिर अगर हीमोग्लोबिन की फॉर्म में रहेगा तो फिर तो उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन अगर हीम अलग हो जाएगा तो फिर तो वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा, तो आपको मिलेगा हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन जब होगी तब आपको एक तो स्प्लीनों में गैली मिलेगी, हाइपर बिलिरुबिनीमिया मिलेगा ब्लड में। और इस बिलिरुबिन की डिपोजिशन जब बार बार, क्योंकि लिवर में बनता है ना बिलिरुबिन, तो ये बिलिरुबिन जरूरत से ज्यादा बनता है तो लिवर में भी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि सारे को एक्सक्रीट कर सके। आहिस्ता आहिस्ता ये आपके गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होने लग जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में बाइल बनती है जिसमें इसने एक्सक्रीट होना है, जरूरत से ज्यादा बिलिरुबिन होगा तो वो डिपॉजिट होने लग जाएगा और डिपॉजिट होकर क्लस्टर बना के बिलिरुबिन गॉल स्टोन्स बनती हैं। तो ये सारे आपके एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस के फीचर्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपका बिलिरुबिन ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी गॉल स्टोन्स बिलिरुबिन के बनने लगे हैं। बताए ना बिलिरुबिन का पाथवे में से नहीं बता रही बिकॉज आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि हीम आपका
आपका स्प्लीन में जैसे प्रोड्यूस हुआ वहाँ से ब्लड में जाता है, पहले बिलीवर्डिन बनता है, फिर वो जाके लिवर में बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, फिर बिलीरुबिन की भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म बनती है जो कि एक्सक्रीट आउट होती है इनटू आवर इंटेस्टिन्स। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी तो लिवर के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हद से ज़्यादा अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन को वो कॉन्जुगेट कर सके। उस केस में फिर क्या होगा कि गॉल स्टोन बनने लग जाएगी, ठीक है। अब इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस यानी वेसल्स के अंदर हेमोलिसिस हो रहा है, सपोज किसी प्रेशर की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, कुछ भी हो वेसल्स के अंदर है। इसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा डायरेक्ट ब्लड में, आपको ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल हद से ज़्यादा इंक्रीज मिलेगा। ये हीमोग्लोबिन जाके एक्सक्रीट होने लग जाएगा यूरिन में, क्योंकि ज़ाहिर ब्लड में बहुत ज़्यादा है तो यूरिन में भी चला जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया मिलेगा। इसके अलावा कुछ हीमोग्लोबिन जब आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स से बाहर निकलता है, वो रीनल ट्यूब्यूल्स उसको रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं। रीअब्जॉर्ब जब करती हैं तो आपके पास रीनल ट्यूब्यूल्स के सेल्स में एक पिगमेंट होता है हेमोसिड्रिन। हेमोसिड्रिन के साथ इसको कंबाइन किया जाता है और फिर क्या होता है कि जब आपके ये हेमोसिड्रिन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड फॉर्म में रीनल ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स हैं ना उनके अंदर स्टे करता है। आपको पता है रीनल ट्यूब्यूल से मुराद है मेरी कि ये वाली जो हमने लूप ऑफ हेनले और ये सारी पढ़ी थी ना, ये रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनके सेल के अंदर हीमोग्लोबिन और हेमोसिड्रिन मिलके ज्वाइन करके रहते हैं जब तक कि ये सेल स्लफ ऑफ नहीं होता, टूट नहीं जाता। जाहिर सी बात है रीनल ट्यूब्यूल्स के सेल बार बार टूटते हैं और नए बनते हैं, तो ये टूटेगा तो आपको यूरिन में हेमोसिड्रिन यूरिया मिलेगा, हेमोसिड्रिन भी मिलेगा। तो दो चीज़ें होंगी आपकी, पहली बात तो ये कि आपको ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल हाई मिलेगा, ये हीमोग्लोबिन आपके यूरिन में भी सिक्रीट होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया, और कुछ हीमोग्लोबिन जो हेमोसिड्रिन के साथ बाइंड हो जाएगा रीनल ट्यूब्यूल्स की सेल्स में, वो भी ब्लड में सिक्रीट हो जाएगा और हेमोसिड्रिन यूरिया भी हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन ब्लड में हुई है तो आयरन भी तो उसके पास होता है, तो आयरन भी आपका बॉडी से लॉस होता हुआ आपको मिलेगा इन योर, और ब्लड में आपको आयरन के लेवल्स हाई होते हुए मिलेंगे। तो ये होते हैं इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस के फीचर्स। सिर्फ इसलिए कि आपके एमसीक्यू में कभी सिनेरियो ना आ जाए, आपने ये बात याद रखनी है। अदरवाइज अभी हम अलग से जो डिटेल में डिस्कस करेंगे हेमोलिटिक एनीमिया की इंपॉर्टेंट टाइप्स वही ज़्यादातर आती हैं जिसमें सिकल सेल एनीमिया वगैरह है। आगे अगली वीडियो से वो स्टार्ट करती हूँ, पता किसी कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।